जय हिंद गाइस। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। चलते हैं, कुछ अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिला है तो उसका हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो ये जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 91 40 220 336, इस पे आप साफ साफ लिख कर भेज दें। उसका डेफिनेटली हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। वैसे जब रिस्पांस सीट मेरी आउट होगी तो अगेन हम पूरा कंप्लीट उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चंस हमारे पास कुछ मेमोरी बेस आया है तो देखते हैं क्या है। कह रहा है कि डिफाइन एफ सच दैट आर स्क्वायर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज दिस मच। एक्स जीरो नहीं है, और जब एक्स जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो है। विच ऑफ फॉलोइंग इज आर ट्रू। लगता है ये क्वेश्चन पार्ट सी का है। एफ एक्स जीरो जीरो एग्जिस्ट, मतलब कि ये पार्शियल डिफरेंशियबिलिटी जीरो पे एग्जिस्ट करती है नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट करती है या नहीं। फंक्शंस डिफरेंशिएबल है एट ओरिजिन पर या नहीं, ये बातें करनी है। तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो पार्शियल डिफरेंशियबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। एफ एक्स जीरो जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन एच। अब यहाँ देखिए कैसा फंक्शन डिफाइन किया गया है। कह रहा है कि जब एक्स जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये जो कंपोनेंट है वो जीरो नहीं है, मतलब कि टोटल रियल नंबर है, वहां से जीरो निकाल दीजिए। बात समझ में आ रही है आपको। सेकेंड जो कंपोनेंट वाई क्या है, फॉर ऑल वाई के लिए है, तो इसकी मीनिंग हो गई कि पूरी वाई है। तो ये जो पहला हमारा फंक्शंस की वैल्यू ये दी हुई है वो इस डोमेन के लिए है। नेक्स्ट डोमेन क्या कह रहा है कि एक्स जीरो है, मतलब कि पहला कंपोनेंट जीरो है, और फॉर ऑल वाई मतलब पूरा आ रहे हैं वाई जो है रियल नंबर है, तो ये इसकी वैल्यू जीरो है। ये इस क्वेश्चन का हमारा कंसेप्ट है। चलिए ये देखते हैं। अगर यही कंसेप्ट है तो एफ ऑफ एच जीरो की वैल्यू क्या होगी। यहाँ एक्स जो है यानी फर्स्ट कंपोनेंट वो जीरो नहीं है, सेकेंड कंपोनेंट जीरो है। तो फर्स्ट कंपोनेंट अगर जीरो नहीं है तो उसकी वैल्यू ए है। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। एक्स की जगह एच लिखना है और वाई की जगह जीरो। तो जब वाई की जगह जीरो लिखेंगे और एक्स की जगह यहाँ एच लिखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो। अगर फर्स्ट कंपोनेंट जीरो है तो फंक्शंस की वैल्यू आपकी जीरो है, मीनिंग दिस इज जीरो अपॉन एच। तो फिर इसकी जो वैल्यू आएगी दिस इज द जीरो। यानी कि फंक्शंस की यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करती है एट जीरो पर, उसकी वैल्यू जीरो है। तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड पे आते हैं। एफ ऑफ वाई जीरो जीरो इज व्हाट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो एच माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन एच। सिंपल सी डिफिनीशन है। तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। यहाँ क्या है, इसका पहला कंपोनेंट जीरो है और सेकंड कंपोनेंट एच है। तो आइए यहाँ, अगर पहला कंपोनेंट अगर आपका जीरो है, अब यहाँ आप एक्स जीरो मत लिखिएगा तो यू हैव इन प्रॉब्लम। फंक्शंस जो डिफाइंड किया गया है उसकी टेक्निकलिटी को समझिए कि यहाँ एक्स जीरो है, जो फर्स्ट कंपोनेंट जब जीरो है तो वैल्यू जो फंक्शंस की है वो जीरो है, मतलब ये वैल्यू आपकी पूरी जीरो है, माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो, जब एक्स फर्स्ट कंपोनेंट है तो उसकी वैल्यू जीरो है, चाहे वाई कुछ भी हो। तो जीरो अपान एच, अगेन दिस इज द जीरो। तो ये भी मेरा एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके ऑप्शंस ट्रू है। अब कह रहा है कि ये फंक्शंस डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एट जीरो जीरो क्या देखेंगे, एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो इज इक्वल टू एच एफ एक्स जीरो जीरो। डिफिनीशन याद है ना, नहीं याद है तो ध्यान रखिए कि एफ वाई जीरो जीरो प्लस एच ऑफ फाई एच के प्लस के इंटू साई ऑफ एच के। यहां जहां फाई और साई टेंडिंग्स टू जीरो साइमल्टेनियसली साथ साथ ही जीरो होते हैं, कब, इफ एच के टेंड्स टू जीरो जीरो। ये है, जब एच और के जीरो जीरो की ओर टेंड करे तो फाई और साई साथ साथ जीरो करते हो, ये फंक्शन पॉइंट जीरो जीरो पे हमारा डिफरेंशिएबल है। तो चलिए देखते हैं एफ ऑफ एच के की वैल्यू क्या आएगी। फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है, तो ये हमारा क्या करेंगे, एक्स की जगह एच लिखेंगे और वाई की जगह के। तो ये हो गया के अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान एक्स की मीनिंग हो गई यहाँ एच
माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो, एफ ऑफ जीरो जीरो की वैल्यू जीरो है, इज इक्वल टू एच, एफ एक्स जीरो भी हमने जीरो निकाला है तो दैट इज जीरो, प्लस के इंटू जीरो, प्लस एच फाइव, प्लस के साई। अब हमारी वैल्यू जो आई के अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान एच इज इक्वल टू एच फाइव प्लस के साई। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ कि जब भी ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जहां आप एच और के टेंड्स टू जीरो जो लिमिट निकालनी होती है ये करते हैं, एच इज इक्वल टू आप आर कास थीटा पुट कर दीजिए, के इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करिए, और ऑलवेज कीप इन माइंड एच के टेंड्स टू जीरो जीरो का मतलब यहाँ ये होगा कि आर टेंड्स टू जीरो, आर टेंड्स टू जीरो फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, यानी एनी आर्बिट्ररी थीटा के लिए अगर एच के टेंड्स टू जीरो जीरो है, अगर मैं एच इज इक्वल टू आर कास थीटा के इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करता हूं, तो इसकी मीनिंग ये होगी कि आर जीरो जीरो टेंड करेगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। तो चलिए एच की जगह हमें लिखना है आर साइन थीटा, तो ये मेरा हो गया आर साइन थीटा इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिखेंगे तो यार आएगा अपान आर कास थीटा इज इक्वल टू एच की जगह मैंने क्या लिखा है आर कास थीटा, तो आर हो गया ये, और यहाँ फाई कास थीटा प्लस साई साइन थीटा। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मुझे मिलेगा क्या यहाँ, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू फाई कास थीटा प्लस साई साइन थीटा। अब यहाँ r टेंड्स टू जीरो है ना, तो अगर हम r टेंड्स टू जीरो की यहाँ बात करेंगे, r टेंड्स टू जीरो फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r, मतलब थीटा भी है नहीं आर्बिट्ररी रियल नंबर, तो क्या है जीरो की ओर होगा क्या है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, थीटा बहुत आर पे डिपेंड ही नहीं है, तो थीटा की बहुत सारी ऐसी वैल्यू होगी कि नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो फाई साई मेरा टेंडिंग टू जीरो नहीं होगा, मतलब कि ये जो फंक्शन है ओरिजिन पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है, नहीं, गलत, पक्का गलत, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये बात सही है। तो अगर क्वेश्चन यही होगा तो इसका जो ऑप्शन होगा 1 to 4 सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ये ऐसा क्वेश्चन सीएसआईआर नेट वाले क्यों दिए थे, खैर वही जाना है, ये तो लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ इतने का फैक्टर तुरंत सोचना इतना आसान नहीं, तो चलिए पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कह रहा है कि टी सच दैट R4 टू R4 बी ए लीनियर मैपिंग विथ 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, यहाँ कीवर्ड्स है कि 4 तो होगा ही, R4 पे गेम खेली जा रही तो 4 ही आइगन वैल्यूज होगी, लेकिन यहाँ जो एक्चुअल में कीवर्ड्स है वो कह रहा है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। चलिए अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो पक्का टी जो होगा हमारा वो हमारा डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। अगर सारे उसके आइगन वैल्यूज रियल की दुनिया में होंगे तो फील्ड रियल के थ्रू वो डायगोनलाइजेबल होगा, अगर कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो कॉम्प्लेक्स के हो जाएगा, लेकिन ये तो पक्का है टी डायगोनलाइजेबल हो गया डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू लिखने की वजह से। एंड सेटिस्फाइंग दिस, तो ये सेटिस्फाई करता है, तो विच ऑफ फॉलोइंग ट्रू के बारे में बात करनी है। क्या देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर वी सच दैट, अच्छा टी ऑफ वी वन इज इक्वल टू दिस, ऐसा है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कह रहा है कि टी वन वन है, नहीं टी वन वन नहीं होगा, वन वन के लिए क्या होना चाहिए कि इसकी कोई आइगन वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, टी इज वन वन फंक्शन, तो क्या इसकी आइगन वैल्यू जीरो होगी क्या, अगर टी इज इक्वल टू मैं जीरो लिख दूं सेटिस्फाई नहीं होगा, तो लैम्डा इसकी आइगन वैल्यूज एक जीरो पक्का नहीं होगी, यानी चारों नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होगी, अगर चारों नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होगी तो रैंक ऑफ टी मेरा 4 हो जाएगा और कर्नल ऑफ टी हमारा 0 हो जाएगा, तो टी इज वन वन फंक्शन है तो पक्का हो गया, बिना लगाए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये तो दावा करता है कि हमारा टी जो है वन वन होगा। अब बाकी चलते हैं देखते हैं, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होगा, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एक्स वन सब्स्टिट्यूट करिए, क्या जीरो हो रहा है क्या, नहीं, माइनस वन पे ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा -15 प्लस 10 प्लस 24, -1 लिखेंगे तो ये तो यही मेरी बात आएगी, -1 यहाँ हो जाएगा 1, -15 10, ये तो 34 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 पे तो ये तो जीरो नहीं हो रहा है, नो, अच्छा 2 पे जीरो होगा क्या, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16,
नहीं, अगर -1 अगर लिखेंगे तो यहाँ तो -10 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 25, वो जीरो हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू -1 पे जीरो। ओके, तो एक आइगन वैल्यू जिसकी लैम्डा इज इक्वल टू -1 आ गई, मतलब 1 नहीं आ गई, फैक्टर की बात हो गई। तो एच ऑफ एक्स जो फैक्टर हुआ हमारा, एक x+1 हो गया। ओके। अच्छा, अगर 2 लिखते हैं तो ये हो गया 16, ये भी आएगा, तो x-2 भी हो गया। 3 अगर लिखे हैं तो 3 3 का 9, 81 हो गया ये। और -135 +30 +24, तो ये कितना हो गया? 135 आ गया। जीरो तो फिर x इज इक्वल टू -3 भी होगा। अरे वाह! तो x+1, x-2, x-3। अच्छा, 4 लिखने पे भी हो जाएगा क्या? 4 चौका 16, चौका 64, नहीं तो माइनस लिखना पड़ेगा तभी होगा। तो ये हो गया 4 चौका 16, 256 हो गया। मैं -4 लिख रहा हूँ, तो -4 लिखेंगे तो यहाँ तो -60 ही होगा। और माइनस लिखने पे ये माइनस हमारा 40 हो जाएगा, और +24 हो जाएगा। -4 लिखने पे, नहीं ये तो प्लस ही होगा। तो -4 लिखने पे तो नहीं होगा। अच्छा, 4 लिखने पे तो पक्का नहीं होगा। -4 लिखेंगे तो 10 चौक को 40, और यहाँ 4 चौक का 16, नहीं ये तो -4 लिख रहा है ना। तो 15 में 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 × 5 = 30 को सुन, 3 90 हो गया, 5 हो गया, 240 हो गया ये। ये तो 240 आ जाएगा हमारा। और ये -240 होगा, और ये -40 +24 से हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू -4 लिखने पर तो x इज इक्वल टू +4 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो एच ऑफ x मेरा ये फैक्टर हो गया, यानी हेलेटिंग पॉलिनॉमियल हो गया। अब मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होगा? कह रहा है कि ये 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो कम से कम 4 आइगन वैल्यूज तो अपने पास रखेगा ही, और मैक्सिमम इसके 4 ही फैक्टर आए हैं। ये मिनिमल पॉलिनॉमियल सिर्फ नहीं हो सकता है। आपको बात समझ में आ रही है ना? एम एक्स इज इक्वल टू x+1, तो मिनिमल पॉलिनॉमियल मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर x+1 लिखेंगे तो 4 आइगन वैल्यूज -1 चारों सेम हो जाएगी। और कह रहा है कि यहाँ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ये जो इसका एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल है, वही इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल भी हो जाएगा, राइट। और मिनिमल पॉलिनॉमियल्स हमारे डिस्टिंक्ट हैं, लीनियर फैक्टर हैं, तो ये डायगोनलाइजेबल भी हो जाएगा। और इनफैक्ट हर मैट्रिक्स अपने जार्डन कैनोनिकल फॉर्म के सिमिलर होता है। डायगोनलाइजेबल होने का मतलब क्या है कि टी जो इक्विवेलेंट होगा, एक डायगोनल के होगा, तो मैं लिख दूं यहाँ, तो 1 0 0, हालांकि मैट्रिक्स उसके इक्वल नहीं होगा, वही सेम टू सेम नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, बट ये इसके सिमिलर होगा। ये डायगोनल होगा, यहाँ 0, यहाँ +2, 0 3, ये -1, 0 0 0 0 0, यहाँ -4। ये हो गया हमारा। अब यहाँ क्या पूछा? देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर v1 सच दैट t ऑफ v1 इज इक्वल टू 2v1, आएगा क्या? यस, अगर हम v1 ऐसा ले लें, देखिए, 0, यहाँ v1 ले लें और 0 0 ले लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो t ऑफ v1 इज इक्वल टू 2v1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक आइगन वैल्यू मेरी 2 मिल रही है। तो ये तो बात 100% सही है। देयर एग्जिस्ट non-vector v2 आर सच दैट t ऑफ v2 इज इक्वल टू v2, मतलब ये हुआ, अगर इसको हम देखें, t ऑफ v2 इज इक्वल टू v2 का मतलब कि t-1 इंटू वाई, v2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब कि एक आइगन वैल्यूज अगर मेरी 1 हो जाती तो ये बात मेरी सेटिस्फाई हो जाती, बट 1 नहीं है, तो ये उम्मीद इसकी नहीं है, तो ये मेरे लिहाज से सही नहीं होगा। फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स v बिलोंग्स आर फोर, द सेट ये कह रहा है कि 2v और 3tv लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो 2v निकाल लीजिए, v कोई ले लीजिए यहाँ। तो जैसे मान लीजिए कि, थोड़ा मुझे यहाँ डिलीट करना पड़ेगा, चलते हैं। t जो मैं निकाला हूँ, जो सिमिलर होगा, डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, एक हो गया -1 0 0 0 0, 2b है 2 0 0 0 0 3 0, और 0 0 0 -2। अब हमने यहाँ ले लिया कोई भी, मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया α1, α2, α3, α4, ये मेरा कोई नॉन जीरो वेक्टर एक भी है। तो टी ऑफ वी क्या? 2v का मतलब क्या हुआ यार? तो यहाँ हो गया 2α1, 2α2, 2α3, 2α4। बात समझ में आ रही है? 2v हो गया ये।
अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ थ्री टीवी निकालना है, तो टीवी जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, वाट, टीवी इज इक्वल टू आएगा -α1, और यहाँ 2α2, 3α3 और -4α2। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3α1, 6α2 और 9α2 और -12α2। क्या ये दोनों ये इनके किसी एक लीनियर फैक्टर के रूप में नहीं, प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर के रूप में लिख सकते हैं क्या, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 3 टीवी, ऐसा लिखा नहीं, ऐसा तो नहीं लिख सकते। तो इसकी मीनिंग मेरी होगी, अब ऐसे करके आप देख लीजिए, 2α1 α2, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन करेंगे तो ये तो मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है ये। ओके, कह रहा है कि फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स भी बिलोंग्स R4, कोई भी अगर नॉन जीरो अगर वेक्टर्स लिखते हैं, अच्छा, या कोई नॉन जीरो वेक्टर्स, तो यही बनेगा। और मुझे नहीं लगता है कि जब यहाँ लिखा है फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर, ये यहाँ कंसेप्ट की बात है कि फॉर ऑल नॉन जीरो की वहां बात की है, तो यहाँ तो उम्मीद नहीं लग रही है कि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा ये। तो ये बात सही है, ये तो निकला नहीं, और T11 पहले ही बात हो गई, तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए कि ऐसा कोई वेक्टर्स नॉन जीरो की बात यहाँ लिखा है, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ फॉर ऑल है, चेक कर लीजिएगा, आप देख लीजिए, कोई ऐसा सेट करिए, ऐसा मिल जाता है क्या? सेट करने की बात हो जाएगी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो बात यहाँ सेटिंग की है। अब आप यहाँ α1 α2 वैल्यू लिख करके देख लीजिए कि वो लिनियरली डिपेंडेंट के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो फर्स्ट तो पक्का सही, सेकंड नहीं सही, थर्ड आप चेक कर लीजिए, और फोर्थ तो हमने प्रूफ ही कर दिया कि 1 1 है। कह रहा है कंसीडर द इक्वेशंस, ये इक्वेशंस दिया है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, आप सोल्यूशन से बात पूछिए। एक बात हम बता दें आपसे कि जब रिस्पांस आंसर शीट आएगी ना, तो हम अगेन डिटेल्स में पूरा उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, वहां कोई चीज ऐसे हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है, ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस एक्स माइनस वन। तो अगर हम यहाँ एक्स जीरो लिखते हैं तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो एक आ ही गया, राइट। तो ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस, ये अगर हम देखें, इसका अगर हम ड्रा करते हैं ग्राफ, तो ई रेस टू दी पावर एक्स का ग्राफ मेरा ऐसा आता है, और y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, मतलब y माइनस एक्स माइनस वन। तो y माइनस वन प्लस एक्स वन इज इक्वल टू वन। एक्स पे पॉजिटिव वन है और y पर मेरा निगेटिव है। अगर y माइनस वाई, अच्छा नहीं, यहाँ y इज इक्वल टू साइन, ऐसे न लें, या यूं ऐसे निकालना है, नो जो कोई ग्राफ की बहुत जरूरत नहीं है। अगर हम एफ डैश निकालते हैं तो एफ डैश की वैल्यू क्या है, ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस वन, और यहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है कि एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एफ इंक्रीजिंग का, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है स्ट्रिक्टली, तो एटमोस्ट एक वो रूट तो रखेगा ही, एटमोस्ट वन रियल रूट। तो अधिक से अधिक इसके पास एक ही रूट होंगे, और वो रूट जीरो मिला तो दूसरा मिला ही नहीं, तो इसका आंसर अगर यही क्वेश्चन है तो उसके वन ही रूट होंगे, एक से ज्यादा उसके रूट होने की संभावना नहीं। अच्छा, कंसीडर द फंक्शन, अगर ऐसा क्वेश्चन रियल एनालिसिस का है तो डेफिनेटली इस बार रियल एनालिसिस का जो क्वेश्चन है वो देखने में तो लग रहा है कि आसानी आया है। वैसे जो बच्चों से बात हुई है उसके अकॉर्डिंग भी लग रहा था कि लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस पहले 2023 दिसंबर के कंपैरिजन में थोड़ा इजी रहा है। बहरहाल जब क्वेश्चंस देखा जाएगा तो डिटेल्स में बात की जाएगी। यहाँ कंसीडर द फंक्शन, इस टाइप का फंक्शंस डिफाइंड है, और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात पूछा जा रहा है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन जीरो। अच्छा, फंक्शन अगर एफ डैश निकालते हैं तो यहाँ 2x हो गया, तो यहाँ हो गया -2x, एक्स ग्रेटर देन जीरो। बताया ना, ऐसे क्वेश्चन जब हम तैयारी करवा रहे थे तो तमाम मॉक टेस्ट लिए थे, इज इक्वल जीरो हटा देते हैं। अब और इज इक्वल टू जीरो लिखने पे अगर दोनों सेम हो गए तो पक्का फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल है। हाँ बिल्कुल है, जीरो लिखेंगे तो जीरो जीरो सेम है। तो एफ डैश हमारा डिफरेंसी एफ डैश यहाँ हमारा कंटिन्यूअस आ गया, तो एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है, पूरे आर पे है, राइट। बात समझ में आ गई। लेकिन एफ डबल डैश जो हमारा वो डबल डिफरेंशियबिलिटी नहीं है, तो यहाँ डबल डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात नहीं पूछा है।
तो डिफरेंशिएबल अनार है, बात सही है, कंटिन्यूअस अनार तो होना ही होना है। तो लगता है अगर ये पार्ट सी का ऐसा क्वेश्चन है तो मजाक वाला क्वेश्चन है। सीएसआईआर नेट में बहरहाल कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, पूछ ही देते हैं, मजाक भी वो दे देते हैं एक टाइप के। तो कुल कहने का हमारा मतलब है कि ये फंक्शंस कंटीन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल है। तो ऐसा नहीं लगता है कि पार्ट सी के क्वेश्चन होंगे। बहरहाल अगर मेमोरी बेस में यही क्वेश्चन था पार्ट सी में, क्योंकि पार्ट सी क्या है, क्योंकि इसके दोनों ऑप्शन हमारे सही है, कंटीन्यूअस आना है और डिफरेंशिएबल आना है। ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ जो मैं क्वेश्चन ये देख रहा था ना, यहाँ पे एक बात ध्यान धरिए, ये तो हो ही गया, मिल ही रहा है। अच्छा यहाँ अगर लैम्डा माइनस वन, 1 अगर होता तो ये बात होती, तो यहाँ तो 1 मिल नहीं रहा है। अब यहाँ देख लीजिएगा आप ध्यान से कि वो एल मिल रहा है कि नहीं। और लिख रहा है फॉर ऑल, अगर लिखा है ना, अगर यहाँ लिखता देयर एग्जिस्ट वेक्टर ये, तब तो फिर ये हो जाता 100% पक। अगर ये लैंग्वेज की गेम खेलता सी एस आई आर नेट वाला तो 100% दवा है। बट यहाँ फॉर ऑल भी लिखा है ना, तो भी खोजना पड़ेगा, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा खोज करके, क्या कोई ऐसा अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर हम चॉइस कर सकते हैं क्या, कि जहां वो हमारा एल डी वेक्टर्स मिल जाए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि इसे आप खोज लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर आपके पास कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या कहीं प्रॉब्लम है, तो 91 40 220 336 पे आप इसको भेजें, हम सॉल्व करेंगे। एक बात और, कि हम यहाँ फ्री तैयारी कराने जा रहे हैं सी एस आई आर नेट की, जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने जाएगा। तो वो चाहे तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। तो अगेन थैंक यू वेरी मच।